हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी की तैयारी और बेहतर बनाने के लिए मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूं प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड से हैं, ख़ास करके 2024 से 25 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए रामबाण होने वाली है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं होते लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी से ही आपका सारा पेपर बनता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से बाहर से पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को भी हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है या कोई भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक संबंध R बराबर ए बी सच दैट ए बराबर 2 माइनस बी माइनस 2 और b जो है आपका 6 से बड़ा या 6 से बराबर होना चाहिए, समुच्चय n में परिभाषित है। n का मतलब नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सही उत्तर होगा यानी 2,4 बिलोंग करेगा R से, या 3,8 बिलोंग करेगा R से, या 6,8 बिलोंग करेगा R से, या फिर 8,7 करेगा बिलोंग करेगा R से। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ध्यान से देखिए, जो पहला अवयव है वो A है और दूसरा अवयव B है, जैसे इसमें दिया है A और B। अब ये किस प्रकार है कि A का जो मान है वो B से 2 कम होना चाहिए, A का मान B से 2 कम होना चाहिए। अब A का मान B से 2 कम है, ठीक है, हो सकता है। A का मान जो है B से 2 कम है, नहीं सर 5 कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। A का मान B से 2 कम है, हाँ सर बिल्कुल है, तो ये भी हो सकता है। A का मान B से 2 कम नहीं है, ये 1 ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे आपके 2 ऑप्शन। अब आगे बोला है उसने B का जो मान है 6 से बड़ा होना चाहिए या 6 से बराबर होना चाहिए, लेकिन 6 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए B जो है आपका 4 है, जो कि 6 से छोटा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बचा क्या? B, ऑप्शन नंबर C बचा, ठीक है। तो राइट आंसर ऐसे निकालते हैं। तो ऑप्शनों को अगर आप डायरेक्ट ऑप्शनों से करेंगे तो आपको जो है टाइम भी कम लगेगा और उत्तर सटीक आएगा, लेकिन अगर आप मेथड से करेंगे वो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और हो सकता है आपका आंसर भी गलत आ जाए, ऑप्शन में मैच भी ना करे। तो आपको मैं हमेशा ऑप्शन से करना सिखाता हूँ, मेरी बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप अगर मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने या तिलगु टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि दिया गया फलन एकीकी है या आच्छादक है, तो आपसे पूछ भी सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r to r, यानी जो फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है, एकीकी और आच्छादक दोनों है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये 2019 और 20 में पूछा गया है और आपका एनसीईआरटी में भी है। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे। अब आपको क्या दिया है? दिया है f(x) बराबर 2x दिया है, ठीक है। अब यदि ये एकीकी फलन है तो f(x1) बराबर f(x2) लेके चलेंगे। यदि दिया फलन एकीकी होगा, फलन एकीकी होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हो जाए, है ना। f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे, यानी x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x1 हो जाएगा। और अब की बार x की जगह x2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और x1 बराबर आया x2। तो जब x1 और x2 दोनों बराबर आ जाते हैं तो फलन कैसा होता है? एकीकी होता है। अतः फलन एकीकी है, अतः फलन एकीकी है। अच्छा, आच्छादक की क्या कंडीशन है? आच्छादक में देखिए, सबसे पहले ये 2 बनाइए, यहाँ पर भी r लेना है और यहाँ पर भी r लेना है, क्योंकि फलन जो मेरा है r to r पर है, यानी प्रांत भी r है और परिसर भी r है। ध्यान से देखिए, r में कोई भी नंबर आ सकता है। मान लीजिए हमने 0 1 2 3 4 लिया और यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 लिया। अब फलन जो है f(x) बराबर 2x है, यानी अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखूँगा तो मेरा फलन क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। अगर x की जगह 1 रखूँगा तो यहाँ पर फलन कितना आएगा? 2 आएगा। और अगर x की जगह हम 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 3 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो कि इसमें होगा आगे जाके, ठीक है। और 4 रखूँगा तो 8 आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे
और 7 और 8, ठीक है। 4 का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आर है, आर का मतलब हो जाएगा रियल नंबर, और यहाँ पर भी आर का मतलब क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो ज़रूरी नहीं है रियल नंबर 0 से स्टार्ट हो, और भी इसके पीछे रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, माइनस वाले भी और इसमें भी माइनस वाले भी। तो हम यहाँ पर सभी को शो नहीं कर सकते, इसलिए हमने थोड़े से लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आच्छादक के लिए कंडीशन क्या है। आच्छादक के लिए कंडीशन होती है कि यदि जो आपका सहप्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत और इसको बोलते हैं प्रांत, ठीक है। जो सहप्रांत का हर एक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना लाजमी है, यानी जरूरी होता है। सहप्रांत का हर एक अवयव प्रांत के हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना जरूरी होना चाहिए आच्छादक के लिए। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 1, 3 और 5, 7 ये जो छूट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो यहाँ पर रियल नंबर 0 से स्टार्ट माने हैं। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर से मानते, ध्यान से देखिए, 1/2। अगर मैं x की जगह 1/2 रखूँ, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 की गुना हो जाएगी, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा, fx बराबर 1। तो जो 1/2 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 1 से आ जाएगा। इसी प्रकार 3/2 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 3 से आ जाएगा। इसी प्रकार 5/2 का रिलेशन 5 से आ जाएगा, और 7/2 का 7 से। यानी एक कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ऐसा बचेगा नहीं जो किस प्रांत का प्रतिबिंब ना हो। तो हम लिख सकते हैं, अतः सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अवयव का प्रतिबिंब है, अतः फलन आच्छादक भी है। अतः फलन कैसा है बच्चों, आच्छादक भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2 का मान ज्ञात कीजिए, और ये इसी साल 2024 में आपसे पूछा भी गया है। तो कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, आपको मैंने पहले भी कराए हुए हैं। tan में √3 किसका मान होता है, आप कहोगे सर tan 60 का मान होता है। तो tan 60 को हम क्या लिखेंगे, tan π/3 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, sec के अंदर -2 है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर मान नहीं रख सकते कि 2 किसका मान होता है, पहले इस माइनस साइन को हम बाहर पूछाएंगे। तो जब भी किसी त्रिकोणमितीय फलन में माइनस साइन अंदर आ जाए, तो उसके मैंने रूल आपको बता रखे हैं कि यदि साइन के अंदर माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, या कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो क्या होगा, या tan इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो क्या होगा, या कोट इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो क्या होगा, या sec इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो क्या लिखेंगे, और कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो क्या लिखेंगे। ये आपको जो है 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन याद होने चाहिए। साइन में डायरेक्ट आ जाएगा तो लिखेंगे माइनस के साइन इनवर्स x, ठीक है। कोस में जो है पाई में से घट कर लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। tan में डायरेक्ट आ जाएगा बाहर, माइनस के tan इनवर्स x। कोट में भी पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स x। और यहाँ पर sec में क्या लिखेंगे, पाई माइनस के sec इनवर्स x, ठीक है। और कोसेक में डायरेक्ट लिख देंगे माइनस के कोसेक इनवर्स x। केवल और केवल आपको 3 ये याद रखने हैं, सेक, कोट और कोस। इनमें जो है पाई में से घटना है, बाकियों में डायरेक्ट माइनस लिख देना है। अब यहाँ पर सेक में क्या लिखेंगे, माइनस तो पहले से ही है यहाँ पर, तो लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। ये हमने लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए आगे, tan से गया tan तो बचा π/3 माइनस पाई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के sec इनवर्स। sec में 2 किसका मान होता है, sec 60 का, तो sec 60 का मतलब हो जाएगा π/3, ठीक है। sec से गया sec, कितना बचा, π/3 माइनस के पाई प्लस के π/3। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। देखो π/3 और π/3 तो 2 π/3 हो गई है, तो माइनस पाई, तो 3 एकम 3 और 3 में से 2 गए, बचे कितने, माइनस के 1/3। तो डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा, माइनस के π/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको जो है ये 6 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85। और ये आपके 2022 में पूछा गया था और NCERT में भी गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अगर बीच में प्लस साइन आ जाता तो हम यहाँ भी प्लस लगा देते हैं। ओके, अब सॉल्यूशन देखिए। LHS लेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। तो लिखेंगे साइन इनवर्स x, सबसे पहले x लिखेंगे यानी 3/5, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे 8 का वर्ग 64 और 17 का वर्ग 289 माइनस y की वैल्यू है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 9 और 5 × 25। इसको सोल्व करेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। 3/5 यहाँ पर आ जाएगा 289, एकम 289 और 289 में 64 जाएंगे, 225 बचेंगे बटे 289 माइनस 8/17। 25 एकम 25, 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगे बटे 25। तो यह जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/5। 225 किसका वर्ग होता है 15 का, और यह जाएगा 17 माइनस 8/17। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और 25 होता है 5 का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब आप सोच रहे हैं 5 से 3 बार काट देंगे, नहीं, आपको 5 से नहीं काटना है। यहाँ पर भी 17 × 5 = 85 बनेगा, यहाँ पर भी 17 × 5 = 85 बनेगा। तो हमको जो है ऊपर जोड़ने में या घटाने में आसानी होगी, आधार समान बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 15 × 45 माइनस 8 चौके 32 बटे 25। 17 × 5 = 85 और 17 × 5 = 85 यानी आधार समान है, तो एक बार ही लिख दिया इसको। अब 45 में से 32 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 में से 2 गए, बचेंगे आपके 3, और 4 में से 3 गए, बचेगा आपका 1 बटे में 85, और ऊपर बचा साइन इनवर्स। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, कोस इनवर्स 84/85। ठीक है, अब ये आया आपका साइन इनवर्स। तो साइन को कोस में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम कुछ मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 13/85 बराबर थीटा मान लीजिए। ठीक है, अब साइन को इधर ले जाइए, 13/85 इधर ही रहेगा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का मान यदि ये है तो कोस थीटा आप बता सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ है ना। तो देखिए, आप जानते हैं लाल बटे काका से, ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये आपका कर्ण। तो लाल बटे काका क्या कहता है, ये कहता है शुरू वाला तो साइन है और सेकंड वाला कोस है। तो ये जो साइन में वैल्यू दी गई है 13/85, यानी ये लंब है और ये कर्ण है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है 13 और कर्ण कितना है 85। अब मुझे आधार निकालना है, तो आधार कितना आएगा, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ने खुद ही दिया है। कितना है 84 है, क्योंकि भाई 3 वैल्यू होंगी, या तो लंब, आधार और कर्ण। उसमें से 85 कर्ण हो गया और 13 आपका लंब हो गया, तो बचा कौन सा, तो 84 आपका आधार बचा। तो डायरेक्ट हम बिना कैलकुलेशन के यहाँ लिखेंगे। तो यह आ जाएगा अतः कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा 84 और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 85। तो आपको खुद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप ही देगा आपको। अब आपको हमें थीटा का मान वापस से निकालना है, तो कोस को इधर ले जाएंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 84/85। और थीटा हमने किसको माना था, हमने इसको माना था साइन इनवर्स 13/85, और साइन इनवर्स 13/85 क्या था, मेरा LHS था, यानी LHS की वैल्यू मेरी RHS के बराबर आ रही है, हाँ या ना। अतः लिखेंगे साइन इनवर्स 13/85 बराबर आया किसके, कोस इनवर्स 84/85 के। तो अतः LHS बराबर RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने साइन इनवर्स हो, दूसरा भी साइन इनवर्स हो, अंदर कुछ वैल्यू हो, इधर कुछ और वैल्यू हो, तो याद रखिएगा हमेशा साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y होगा वो, तो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो उसके फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ मान लीजिए प्लस आ जाए तो यहाँ पर भी प्लस लगा देते हैं। ओके, अब LHS में रखा हमने, ये x हो गया, ये y हो गया, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन करी। अब हमें सिद्ध करना था कोस इनवर्स 84/85, लेकिन आ रहा है हमारा साइन इनवर्स 13/85। तो हम इसको जो है कुछ मान लेंगे, थीटा मान लिया, यहाँ से साइन थीटा बराबर 13/85 आया, इसकी सहायता से हमने कोस थीटा निकाला। फिर से वापस
कोस को इधर पहुंचा दिया, थीटा का मान ये आया। थीटा को हमने माना था साइन इनवर्स 13/85, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 13/85 बराबर कोस इनवर्स 84/85 यानी LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने नया क्वेश्चन होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। यदि ए और बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, या फिर ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी, या फिर ए बी का इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स। ये आपका 2024 में पूछा गया और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं ए बी के होल इनवर्स का। तो फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा कि ए बी का इन्वर्स होता है, उसका उल्टा कर देना है कि बी का इन्वर्स और इंटू ए का इन्वर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि इसकी ए बी की होल पावर 1 - 1 है, तो इसकी भी पावर 1 और बी की भी पावर 1, और यहाँ पर वो गलती कर देते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले ए बी का डैश बताइए किसके बराबर होगा, तो भी आपको क्या करना है? बी ए का डैश करना है। यानी इन्वर्स पूछे या डैश पूछे, हमेशा उल्टे का ही डैश करना है। अगर मान लो दो अवयव ना देकर के 3 अवयव दे दो, ए बी सी का होल इन्वर्स, अब बताइए क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो आपको 3 का भी याद रखना है। हो सकता है अगली बार को 3 का पूछ ले या डैश का पूछ ले, तो आपको आगे की भी प्रैक्टिस करके चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखनी, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो समझिए अवयव का आपने निचोड़ समझ लिया, पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है यदि a बराबर एक अवयव है 2/2 का, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i बराबर o। ये o भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं इसको, है, तथा इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। तो ए इन्वर्स भी निकलवा रहा है और साथ में ये भी सिद्ध करवा रहा है। 2024 में ही पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है a बराबर 3 1 - 1 2, यानी आपको एक अवयव दिया है। अब आपको सिद्ध करना है a² - 5a + के 7i बराबर o। तो इसके लिए मुझे a² चाहिएगा, 5a चाहिए और 7i चाहिए। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे। तो a² कैसे निकलता है? एक ही a में गुना करके, तो एक ही 2 बार गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक ही हमने 2 बार गुना करेंगे। गुना करनी आप सभी को आती होगी। अब देखिए पहले रो का पहले कॉलम में गुना करेंगे, 3 × 9 और 1 एकम 1 लिखेंगे। फिर इस रो की इस कॉलम में गुना करेंगे, 3 एकम 3 और प्लस के 2 एकम 2। अब इस रो की करेंगे -3 एकम 3 और 2 एकम 2, और इसके अब इसमें करेंगे -1 एकम 1 प्लस के 2 दूनी 4। तो कितना आ गया सोल्व करके? 9 में से 1 गया 8, 3 और 2 5, -3 - 2 -5 और 4 1 -3 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। तो यह आया आपका a²। अब आपको क्या चाहिए? 5a भी चाहिए। तो लिखेंगे 5a बराबर, 5a का मतलब है a में 5 की गुना कर दीजिए। तो हर एक एलिमेंट में 5 की गुना हो जाएगी। तो 5 × 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और क्या चाहिए आपको? 7i चाहिए। तो 7i का मतलब क्या है? ध्यान से समझो। ये जो a है, i का मतलब होता है इकाई अवयव, यानी जिसके विकर्ण के अवयव सारे 1 1 हो और बाकी 0 हो, ऐसा अवयव इकाई अवयव कहलाता है। अच्छा, आई क्या हो जाएगा? इसमें जितनी कोटि का आपका ए होगा उतनी ही कोटि का आपको आई लेना है। ध्यान रखना इस बात को। अगर ये 3/3 का होगा तो इसे भी 3/3 का मानेंगे। अगर ये 2/2 का है तो इसे भी 2/2 का मानेंगे। कहने का मतलब यह है जिस कोटि का आपका ए है उसी कोटि का आपको इकाई अवयव मानना है। तो इकाई अवयव आ जाएगा 1 0 0 1, यानी 2/2 का मान लिया। अब 7i क्या आ जाएगा? 7i का मतलब हो जाएगा आई में 7 से गुना कर दो सब में। तो 7 एकम 7 7 0 0 7 0 0 7 एकम 7। अब यहाँ से निकालेंगे, अतः a² - के 5a प्लस के 7i। इन सब को एक साथ लिख दीजिए अब, क्योंकि मुझे ये निकालना है LHS में। अब ध्यान से देखिए, a² का मान है 8 5 -5 और 3। ठीक, -5a, 5a का मान कितना आया है? 15, 5 - 5 10। तो लिखेंगे 15 5 -5 और 10। उसके बाद 7i, 7i का मान है 7 0 और 0 7। अब देखो जो प्लस वाले हैं पहले उनको प्लस कर लीजिए। जैसे 8 और 7 जुड़ जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, 5 और 0 जुड़ जाएंगे तो 5 हो जाएगा, -5 और 0 ऐड होंगे तो -5 हो जाएगा, 3 और 7 ऐड होंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, -15 5 -5 10। ठीक है, अब ये मत कर देना कि ये भी सेम काट के हम 0 लिख दें। नहीं, आपको जो है एलिमेंट में से एलिमेंट घटाना है। तो 15 में से 15 गया 0,
5 में से 5 गए 0, -5 माइनस माइनस +5 तो 0, 10 में से 10 गए 0। अब ये जो 0 0 है इसको हम जीरो अवयव भी बोलते हैं और इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल O लिखते हैं। तो इस अवयव को बोलते हैं हम जीरो, ठीक है, ना कि इसको काट के जीरो करना। तो ये जीरो कोई जीरो नहीं है, ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एक अवयव को रिप्रेजेंट करा A से, ऐसे ही जीरो अवयव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल O से। तो अब लिखेंगे अतः A² माइनस के 5A प्लस के 7I बराबर O, यही सिद्ध करना था, ठीक है। अब आगे इसने बोला इसकी सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात करो। किसकी सहायता से, यानी इसकी सहायता से। तो A इनवर्स ज्ञात करने के लिए मुझे दोनों पक्षों में A इनवर्स की गुना करनी होगी। तो लिखेंगे A इनवर्स से दोनों पक्षों में गुना करने पर, दोनों पक्षों में गुना करने पर, तो दोनों पक्षों में गुना करिए A इनवर्स से। तो A इनवर्स A² और माइनस के 5 A इनवर्स इंटू A और प्लस के 7 A इनवर्स इंटू I बराबर 0, ठीक है। A इनवर्स की जब 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू A और एक साइड में A लिख दिया। इस 2 को हमने 2A में तोड़ दिया, माइनस A इनवर्स इंटू A, इसका मान कितना होता है, I होता है, याद रखिएगा। चूँकि A इनवर्स इंटू A का मान कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और A इनवर्स की I में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आ जाएगा, वही अवयव होता है। तो A इनवर्स के जब I में गुना करेंगे तो A इनवर्स क्या आएगा, ये 2 फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 5, और इसके जगह आ जाएगा I प्लस इसकी जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर A इनवर्स आ जाएगा, यानी 7 A इनवर्स बराबर 0। अब इसका मान भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो I इंटू A माइनस के 5I और प्लस के 7 A इनवर्स बराबर 0। अब I की गुना किसी में भी करेंगे तो वही अवयव आ जाएगा, माइनस के 5I प्लस के 7 I इनवर्स बराबर 0। अब आपको A इनवर्स निकालना है तो बाकियों को एक तरफ ले जाओ, A इनवर्स वाले को एक साइड रखो। तो कितना आ जाएगा, 5I को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 5I बनेंगे, और A को इधर ले जाएंगे माइनस के A बनेंगे। 0 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब 5I का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 0 0 5, ठीक है। A का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका A अवयव है उसे लिखेंगे। A कितना है, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 और 2। अब 7 A इनवर्स, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो 7 A इनवर्स बराबर 5 में से 3 गए बचेंगे 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में से माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 गए बचेंगे 3। ये आपका 7 A इनवर्स आया। हमको चाहिए A इनवर्स, तो 7 से इधर भाग कर देंगे। तो A इनवर्स बराबर 2/7 माइनस 1/7, 1/7 और 3/7। तो राइट आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यदि x y z विभिन्न हो, विभिन्न का मतलब ये दोनों सब अलग अलग हैं कि x y z जो है आपस में बराबर नहीं है, विभिन्न हो, और डेल्टा बराबर, डेल्टा का मतलब होता है सारणिक का मान, यानी इस सारणिक का मान जो आएगा वो 0 आना चाहिए। तो दर्शाइए कि x y z बराबर -1। ये आपको दिया है, सारणिक का मान 0 है, तो इसकी हेल्प से ये सिद्ध करना है x y z बराबर -1, और 2024 में आपसे पूछा भी गया है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, डेल्टा बराबर x² x की क्यूब प्लस 1 y² y की क्यूब प्लस 1 z² z की क्यूब प्लस 1 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या सिद्ध करना है, x y z बराबर -1। अब आपने सारणिक में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर सारणिक को हम जो है 2 अलग अलग सारणिक के रूप में भी तोड़ सकते हैं। कैसे कि इस वाली सारणिक को क्या कर लिख सकते हैं हम, x y z x² y² z²। अब देखिए ये जो है इसमें 2 एलिमेंट है, x की क्यूब और 1, तो हम इसको जो है x की क्यूब में अलग तोड़ देंगे, इसमें y की क्यूब लिख देंगे और इसमें z की क्यूब लिख देंगे। और दूसरी सारणिक जो बनेगी प्लस करके लिखेंगे, उसमें ये 1 1 आएगा लास्ट में, 1 1 1, और बाकी ये 2 कॉलम एज इट इज रहेंगे। ठीक है, हमने क्या काम करा, इस सारणिक को हमने 2 सारणिक के रूप में तोड़कर लिख दिया, ठीक है। तो बराबर में 0 भी है, और साइड में लिख देंगे सारणिक के गुणधर्म से। गुणधर्म को ही प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में, सारणिक के गुणधर्म से।
ठीक है। अब सारणी के गुणधर्म से हमने ये लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, हम जो है इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 अब मान करके चलेंगे। तो माना इस वाली सारणी को हमने डेल्टा 1 मान लिया और इस वाली सारणी को हमने मान लिया डेल्टा 2 बराबर 0। ठीक है। अब डेल्टा 1 से लेंगे, तो अब डेल्टा 1 को सोल्व करो। डेल्टा 1 क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब। अब देखिए, मुझे इस सारणिक को यानी डेल्टा 1 को इस डेल्टा 2 के बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए इस वाली साइड में 1 1 आना चाहिए सब जगह। तो 1 1 कब आएगा, जब मैं यहाँ से x, देखिए R1 से x कॉमन ले लूँगा, y से x कॉमन y कॉमन ले लूँगा और इधर R3 से z कॉमन ले लूँगा। तो लिखेंगे R1 R2 व R3 से क्रमशः x y जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब हो जाएगा कॉमन। तो उभयनिष्ठ लेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 बराबर, यहाँ से x कॉमन लिया तो बाहर x आ गया, इधर से y कॉमन लिया तो इधर से y कॉमन आ गया, इधर से z लिया बाहर z आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ से एक एक x कम हो जाएगा, 1 x स्क्वायर बचेगा, इधर 1 y और y स्क्वायर बचेगा, इधर z से ले लिया z तो 1 बचा और यहाँ पर एक z बचा और z स्क्वायर बचा। अब देखिए, ये जो डेल्टा 1 है मेरा, ये डेल्टा 2 के लगभग बराबर है। बस अंतर कहाँ पर है, जो मेरा C1 है वो इसमें C3 गिवन है और जो इसमें C1 है वो मेरा C2 है और जो इसमें C2 है वो मेरा C3 है। तो मैं क्या काम करूँ, पहले इसको इसमें चेंज कर दो, यानी इस वाले C1 को C3 में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे डेल्टा 1 बराबर एक्स वाई जेड। अब क्या काम करूँगा, मैं C1 को किससे इंटरचेंज करूँगा, C3 से। तो जब भी दो रो या दो कॉलम को हम आपस में चेंज करते हैं तो सारणी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि चिन्ह अब बदल जाता है हमेशा। तो चिन्ह अगर प्लस का था तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये दोनों कॉलम बदल जाएंगे। तो शुरुआत में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लास्ट में पहुंच जाएगा 1 1 1 और बीच में बचा आपका एक्स वाई जेड। अब मैं क्या काम करूंगा, एक्स वाई जेड से इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को रिप्लेस कर दूंगा, यानी C1 को C2 से इंटरचेंज करेंगे। तो लिखेंगे डेल्टा 1 बराबर माइनस के एक्स वाई जेड और इधर लिखेंगे C2 को चेंज करने, C1 और C2 को इंटरचेंज करने पर। ठीक है। तो जब भी इंटरचेंज करेंगे फिर से साइन बदलेगा, तो साइन बदलने पर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बचा 1 1 1। अब ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू मेरी डेल्टा 2 के बराबर आ रही है सेम। तो हम इसके स्थान पर डेल्टा 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो अब नेक्स्ट देखिए इधर, तो डेल्टा 1 बराबर आ जाएगा एक्स वाई जेड इंटू में डेल्टा 1 डेल्टा 2। ठीक है। अब देखिए, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। अब एक समीकरण हमने पहले भी बनाई थी, कौन सी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से डेल्टा 1 का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डेल्टा 1 का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा, वहाँ पर एक्स वाई जेड डेल्टा 2 और प्लस में आ जाएगा डेल्टा 2 बराबर में 0। डेल्टा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा आपका, एक्स वाई जेड प्लस में 1 बराबर में 0। ये डेल्टा 2 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो बचा क्या, एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस 1 इधर जाकर क्या जाएगा, -1। तो एक्स वाई जेड बराबर -1। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है कि सारणिक का मान जो है इसके बराबर सिद्ध करना है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ही आपसे पूछा भी गया है। ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। अब हमें क्या इक्वल लाना है कि इस सारणिक का मान 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर लाना है, यानी ABC साथ में आने चाहिए। अगर ABC साथ में आएंगे तो ABC डायरेक्ट हम कॉमन लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर AB है, यहाँ पर AB है, यानी मैं C1 से a कॉमन ले सकता हूँ। इसी प्रकार C2 में देखिए, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है और दोनों में एक सेकंड यहाँ पर जो है b है। ठीक है।
यहाँ पर क्या है, बी है, तो दोनों में बी है, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा C2 से, और C3 से क्या कॉमन आएगा, इसमें भी C है, इसमें भी C है और इसमें भी C है, तो C1 से A कॉमन आएगा, C2 से B कॉमन आएगा और C3 से C कॉमन आएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले और C1, C2 व C3 से क्रमशः A, B व C को उभयनिष्ठ लेने पर तो उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ पे A कॉमन आ जाएगा बाहर, इधर से B कॉमन आ जाएगा और इधर से C कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या आपका अंदर, यहाँ से एक A बचा, यहाँ पर जो है एक A बचा और A कॉमन ले लिया तो B बचा, इधर से A कॉमन ले लिया B बचा, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर B कॉमन ले लिया तो C बचा, यहाँ पर B कॉमन ले लिया तो एक B बचा, यहाँ पर B कॉमन ले लिया तो B प्लस C बचा। अब और क्या हो सकता है, यहाँ से C कॉमन लिया तो A प्लस C बचा, यहाँ से C कॉमन लिया तो A बचा और यहाँ से C कॉमन लिया तो C बचा। अब ये बचा आपके सामने ABC आ चुका है। अब क्या कर सकते हो आप, अब इसमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो प्रसार किसके सापेक्ष करेंगे, किसी के भी सापेक्ष कर लो, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो प्रसार करेंगे, इसका आ जाएगा ABC, तो बाहर चले रहा था, अब बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, शुरुआत में लिखेंगे A। अब A को ढका, इसको ढका तो B की C में गुना करी, BC आया, माइनस A की गुना इसमें करेंगे तो A भी आएगा, फिर माइनस आ जाएगा AC, ओके, फिर आ जाएगा माइनस C, और माइनस C को ढका तो इसमें क्या आ जाएगा, AC प्लस के BC और माइनस के AB, ठीक है, फिर प्लस के A प्लस C और A प्लस C की गुना किस में होगी, इसको ढकने के बाद इसमें हो जाएगी, इसको ढकेंगे ना तो A की B में करेंगे तो AB प्लस में AC और फिर B की इसमें करेंगे तो B स्क्वायर और प्लस के BC, फिर माइनस इस B की B में करेंगे तो B स्क्वायर, तो इसमें गुना हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इन सब की बस गुना करनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे A की गुना करेंगे तो ABC आएगा, माइनस के A स्क्वायर B आएगा, माइनस के A स्क्वायर C आएगा, फिर माइनस C की गुना करो इसमें तो आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के ABC। अब क्या काम कर सकते हैं, A की गुना करिए इन तीनों में, ये काम करो, पहले B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, अंदर क्या बच जाएगा, प्लस के A प्लस C और AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है, ये बचा। अब जो कट रहा है उसे काटे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा अभी तक, तो पहले गुना कर लीजिए, ABC और ABC कितने हो जाएंगे, 2ABC हो जाएंगे, माइनस के A स्क्वायर B माइनस के A स्क्वायर C माइनस के AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर। अब A की गुना करिए इसमें सब में तो आ जाएगा A स्क्वायर B, फिर आ जाएगा A स्क्वायर C और फिर ABC आ जाएगा, फिर C की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ABC और प्लस के AC स्क्वायर और प्लस के BC स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसे काटिए, A स्क्वायर B माइनस के है और इधर A स्क्वायर B प्लस के है, कट गया, A स्क्वायर C माइनस का है, A स्क्वायर C प्लस का है, कट गया, AC स्क्वायर माइनस का है, AC स्क्वायर प्लस का है, कट गया, BC स्क्वायर माइनस का है, BC स्क्वायर प्लस का है, कट गया। अब बचा क्या, ABC, अंदर बचेंगे 2ABC और प्लस के ABC और ABC कितने हो जाएंगे, 4 ABC हो जाएंगे, तो 4 ABC बच गए अंदर। अब इनकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था RHS, ठीक है, तो LHS से हमने RHS बना दिया, यही सिद्ध करना था इसमें। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर x बराबर 0 पर सतत है। 2019 में पूछा, फिर 24 में पूछा और NCERT में भी गिवन है। तो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं जिसमें फंक्शन केवल एक ही होता है और बिंदु होता है। तो ध्यान से देखना है सॉल्यूशन। अगर फलन ये सतत होगा तो इसके लिए कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू जो भी बिंदु दिया है a f(x) है ना,
इसका मान जो आना चाहिए आपका एफ ए के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? एफ ए के बराबर आना चाहिए, तब जाकर ये फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो फलन सतत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये फलन जो है x बराबर 0 पर अलग अलग बिहेव करता, जैसे कि ऐसे दे देता कि फलन बराबर कि एक्स स्क्वायर है, कब? कि जब x लेस देन या ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर x दे देता और x लेस देन इक्वल्स टू 0 ऐसे दे देता कि x 0 पर जो है फलन दो प्रकार से बिहेव कर रहा है कि अगर बड़ा है x 0 से तो फलन x स्क्वायर है, और अगर 0 के बराबर या 0 से छोटा है तो फलन x होगा। तब हमारी कंडीशन क्या होती है कि LHL और RHL दोनों बराबर आनी चाहिए, और फंक्शन उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? ए पर, वो भी बराबर आने चाहिए, तब ये कंडीशन लगाएंगे। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम ये वाली कंडीशन कहाँ लगाएं और ये वाली कंडीशन कहाँ लगाएं। तो मैंने दोनों क्लियर कर दी। जब फलन डायरेक्ट दिया आपको कि फलन का मान ये है तो हम कंडीशन लगाएंगे ये, और फलन अगर इस प्रकार से दे मजला कोष्ट में तो याद रखेगा फलन कंडीशन लगेगी ये वाली। ठीक है, तो दोनों को कंडीशन याद रख लेना है। अब हमारा फलन डायरेक्ट है तो हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे? ये वाली लगाएंगे। तो दिया है, लिखेंगे सबसे पहले, दिया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिंदु कितना है आपका? एक्स बराबर 0 पर। तो सबसे पहले क्या निकाले? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ए की वैल्यू कितनी है? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, a की वैल्यू है 0 और एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब है जब फलन x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 पर फलन कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर? लिमिट एक्स स्क्वायर और x टेंड्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो मेरा सारा फंक्शन कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर कितना है? 0। अब निकालेंगे एफ ए। एफ ए का मतलब है f0। ठीक है, f0 का मतलब है कि x की जगह 0 रख देना है, तो x की जगह जब 0 रख देंगे कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो दोनों बराबर आ जाएंगे एफ ए भी। तो लिखेंगे अतः लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ ए के, दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। कैसा फलन है? सतत फलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट करेंगे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। यदि y बराबर a e की पावर x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, जहाँ a तथा b अचर हैं। अचर का मतलब कॉन्स्टेंट है। ये 2024 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। आपको दिया है क्या? y बराबर a e की पावर x प्लस के b, ये दिया है। अब हमें इससे क्या क्या निकालना है कि इसका एक बार अवकलन फिर दो बार अवकलन, और दो बार अवकलन में से एक बार अवकलन को घटाकर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार अवकलन निकाल लेंगे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए a क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। a की पावर x का अवकलन करेंगे तो a की पावर x हो जाएगा, और b क्या है? कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0, इसे हम लिखेंगे नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो इतना है, समीकरण नंबर 1। अब पुनः अवकलन करने पर तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे, आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और a की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x। तो दोनों क्या हैं? दोनों सेम हैं। ठीक है, अब LHS निकालो। LHS है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई LHS यही तो है, तो LHS में वैल्यू रखेंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है a e की पावर x, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की भी वैल्यू क्या है? a e की पावर x। तो कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यही RHS है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। 2017 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा, फिर 22 में और फिर 24 में भी पूछा गया है, और NCERT में भी गिवन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। देखिए आपको क्या दिया है, पहले उसे लिखेंगे। दिया है
ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन बराबर 1। अब इसका डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये दो फंक्शन है गुना में, तो पहला फंक्शन ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का अवकलन, तो अंदर का अवकलन करेंगे, एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 प्लस फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन ई की पावर वाई का अवकलन ई की पावर वाई, और फिर वाई का अवकलन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या है 1 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, अब 1 प्लस 0 यानी 1 और 1 की मल्टीप्लाई ई की पावर वाई में करेंगे तो ई की पावर वाई आएगा। इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर वाई, और ये बचा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। यहाँ से जो है ई की पावर वाई कॉमन ले सकते हैं आप, या फिर एक काम कीजिए एक्स प्लस 1 और ई की पावर वाई का मान कितना है समीकरण नंबर 1 से, ये 1 के बराबर है। ठीक है, ये वाला मान ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं, तो ई की पावर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ही आएगा बराबर में 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस के ई की पावर वाई। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, इसका अवकलन करेंगे, आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस ई की पावर वाई का माइनस ई की पावर वाई आएगा, और वाई का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 2 से यहाँ पर पुट करिए, कितना आ जाएगा, ये एक काम करिए, ये जो माइनस ई की पावर वाई है ये किसका मान है, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना। और डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से ही है इधर, और इधर आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब दोनों की गुना करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एक बार और देख लेना आप करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या दिया है, किस बिंदु पर रेखा y बराबर एक्स प्लस 1 की ढाल वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और ये 2024 में ही आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं जिसमें ढाल निकलवाता है आपसे। भाई देखिए, ढाल का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई ढाल का मतलब क्या होता है, ढाल कह दो या परवंता कह दो। ठीक है, तो क्या होता है उसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो यानी इसका डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हैं, तो उस किस बिंदु पर बराबर है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो y बराबर है एक्स प्लस 1, इसका अवकलन कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। और इधर वाई स्क्वायर बराबर में 4x है, इसका अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर आ जाएगा 4x का हो जाएगा 1, इधर 2 से गया 2 बार, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 एकम 2, और ये y गुना है तो इधर भाग में चला जाएगा। अब चूंकि दोनों की ढाल बराबर है तो हम दोनों को बराबर रख देंगे, यानी 1 बराबर 2 अपॉन वाई। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन वो सही होगा जिसमें y का मान 2 होगा। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। इसमें y के बराबर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, और इसमें 2 है, यानी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें y का मान 2 है। तो अब मुझे x का भी मान निकालना होगा। तो y का मान अगर 2 है तो यहाँ पर पुट करिए, x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बराबर में x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा, यानी मेरा जो बिंदु आएगा उसमें x का मान 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें x बराबर -1 है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक मान लीजिए, और 100% इसके आने के चांस हैं इस चैप्टर से। यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट से अगर सवाल आया तो इसी टाइप का सवाल आएगा, शंकु वाला। ठीक है, तो इसको चाहे रट लो चाहे कैसे कर लो, लेकिन ये सवाल जरूर से जरूर करके जाना। देख भी सकते हैं 2008 में पूछा, 17, 18, 22, 23 और NCERT में भी गिवन है।
तो सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये आपका अवकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है, जिसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले सवाल होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक शंकु बनाइए, उसने बोला है ना शंकु, तो सबसे पहले हमने एक शंकु बनाया। अब शंकु में क्या क्या चीज़ होती हैं आप सभी जानते हैं। ये इसका बेस होता है यानी आधार की त्रिज्या, और ये इसकी हाइट होती है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तीन ही चीज़ होती हैं शंकु में। ठीक है, उसने बोला है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, और महत्तम आयतन, आयतन को क्या सिद्ध करना है, महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण है, भाई शीर्ष कोण का मतलब ये पूरा जो चोटी का कोण है वो हो जाएगा शीर्ष कोण, लेकिन अर्ध शीर्ष बोला है तो आधा शीर्ष का मतलब ये वाला कोण साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर ये थीटा है तो थीटा का मान कितना आना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसको हम मान लेते हैं, बिंदु ए है, ये बिंदु ओ है, और ये बिंदु बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान से देखिए, दिया है हमें क्या दिया है, उसने दिया है दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ, केवल आपको ये दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ एस से रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल और प्लस के पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। हाँ या ना, क्लास 10th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब यहाँ से जो है एल की वैल्यू निकाल लीजिए। एल की वैल्यू निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर को इधर हटाइए, पाई एस माइनस के पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो पाई आर से डिवाइड कर देंगे, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, और इधर एल बचा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। तो एल का मान कितना आया है, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर, एल का मान निकाल लिया। अब आयतन को क्या करना है, हमें महत्तम आयतन को सिद्ध करना है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी वी वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई का कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एच स्क्वायर का मान कितना जाएगा, एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है एच की वैल्यू रख देंगे, लेकिन यहाँ पर एच है, यहाँ है एच स्क्वायर, तो मुझे दोनों ओर का वर्क करना पड़ेगा तभी तो एच स्क्वायर बनेगा। तो लिखेंगे दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे, इधर बनेगा वी स्क्वायर, इधर 1/3 का वर्ग हो जाएगा 1/9, पाई का वर्ग हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर की स्क्वायर का वर्ग करेंगे आर की घात 4, और एच का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, एच की वैल्यू कितनी जाएगी, एल स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर। अब एल की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, तो यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, एल की जगह रखेंगे एस माइनस के पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई आर, और इस पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग लगेगा, और माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग ओपन करेंगे, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम खोल देंगे तो ये जाएगा एस स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा क्या आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर 1 मान के कैंची गुना कर देंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए क्या जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, और बटे में कितना था, पाई आर स्क्वायर था, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर था ना। तो इधर एलसीएम लेंगे, आर स्क्वायर में कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के बटे में आ जाएगा ये। अब देखिए ये पाई स्क्वायर आर की घात 4 प्लस का, ये पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस का कट गया, बचा क्या, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये आर की घात 4, और अंदर बचा एस स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर की स्क्वायर, और बटे में बचा पाई स्क्वायर आर की घात 2। पाई स्क्वायर से गया पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर से गया आर की घात 2, तो कितना बचा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर
और अंदर बचा एस स्क्वायर माइनस के 2s पाई और स्क्वायर। अब देखिए ये जो v है, v का मतलब आयतन है, हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन क्यों करना है? क्योंकि मुझे आयतन को महत्तम सिद्ध करना है। तो जिसको भी हमें महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना होता है उसका 2 बार अवकलन करते हैं, आप जानते हैं। तो v का अवकलन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर ये वेरिएबल है, यानी त्रिज्या घट या बढ़ सकती है, और यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो ये दोनों को गुना वाले फंक्शन बन जाएंगे, जिससे हमारा अवकलन मुश्किल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर को अंदर गुना करके एक ही फंक्शन बना दूंगा मैं इसको। तो लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर 1/9, यहाँ से s कॉमन ले लीजिए बाहर, और अंदर जो है आर स्क्वायर पहुँचा दीजिए। यहाँ से एक s कॉमन ले तो s बचा, और आर स्क्वायर आ गया तो आर स्क्वायर हो गया, माइनस के 2s कॉमन ले लिया, बचा पाई, और आर स्क्वायर पहले से ही था, आर स्क्वायर और गुना हो जाएगी, आर की घात 4 हो जाएगी। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो वी स्क्वायर का अवकलन नहीं करना, हम मान लेंगे इसके स्थान पर माना वी स्क्वायर बराबर कोई कॉन्स्टेंट मान लीजिए, जेड मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जेड बराबर 1/9 एस आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर की घात 4। अब इसका अवकलन कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एस क्या है, एस का मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। उसने जो है संपूर्ण पृष्ठ दिया है, इसका मतलब वो फिक्स है, ये कांस्टेंट की भांति काम करेगा। और आर जो है एक वेरिएबल है इसमें, तो ये वेरिएबल के सापेक्ष यानी एक्स की तरह काम करेगा। तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आ जाएगा dz/dr, और आ जाएगा 1/9, और s तो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज रहेगा, s भी कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, तो 2r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 2 पाई कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, r की घात 4 का अवकलन कितना हो जाएगा, 4 r की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है बाहर, तो आ जाएगा 2/9, और क्या आ जाएगा, आर भी कॉमन आ रहा है, ये चले आर कॉमन मत लीजिए, 2/9, और यहाँ से जो है एस बचा ऊपर, और अंदर कितना बच जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो एस आर बच गया अंदर, और माइनस के 4 पाई आर की क्यूब बचा अंदर, ठीक है। यह आ जाएगा आपका dz/dr। अब इसका पुनर्वकलन करेंगे तो लिखेंगे d2z/dr स्क्वायर, इसका पुनर्वकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s/9 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेगा 2s/9, और यहाँ पर s कॉन्स्टेंट है, r का हो जाएगा 1 तो s बचा, माइनस 4 पाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, और r की क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r स्क्वायर, तो आ जाएगा 2s/9, अंदर आ जाएगा s माइनस 4 × 12 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुका आपका d2z/dr स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं हम, dy/dx को 0 के इक्वल लेके चलते हैं, तो यहाँ पर dz/dr को इक्वल लेके चलेंगे 0 के। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dz/dr बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। dz/dr है कितना, ये हो जाएगा, तो 2s/9, अंदर आ जाएगा एस आर माइनस के 4 पाई आर की क्यूब बराबर आ जाएगा 0 के। अब ये वाली वैल्यू गुना में है, इधर जाके 0 चली जाएगी, तो एस आर माइनस के 4 पाई आर की क्यूब बराबर आ जाएगी 0। तो एस आर बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई आर की क्यूब, तो आर से गया आर, तो यहाँ से जो है आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, s/4 पाई, ठीक है। उल्टा करके लिख देंगे, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा s/4 पाई। अब इस आर स्क्वायर बराबर s/4 पाई पर d2z/dr स्क्वायर यदि निगेटिव आ गया तो ये z क्या आ जाएगा, उच्चिष्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे ये आर स्क्वायर बराबर s/4 पाई पर, इसका मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर s/4 पाई पर d2z/dr स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, अंदर बचा था पहले यहाँ पर लिख लीजिए 2s/9 बचा था, और s माइनस के 12 पाई आर स्क्वायर, यही तो बचा था। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लेके चलनी है हमें, आर स्क्वायर की वैल्यू लेके चलनी है s/4 पाई, तो बराबर में 2s/9 और s माइनस के 12 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी s/4 पाई। देखिए 4 से गया 3 बार और पाई से गया पाई, तो कितना आ जाएगा 2s/9,
और s माइनस के 3s, s में से 3s जाएंगे, माइनस के 2s बचेंगे, 2s बटे 9 और माइनस के 2s कितना जाएगा, माइनस के 4s² बटे 9। यह आया आपका d2z अपन dr² कितने पर, r² बराबर s बटे 4 पाई पर। तो ये टोटल ओवरऑल कैसी वैल्यू आई है भाई, निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव का मतलब लेस देन 0, इसका मतलब z क्या है, अतः z उच्चिष्ट है। ठीक है, उच्चिष्ट है। अगर z उच्चिष्ट है तो z को हमने किसके इक्वल माना था, z को हमने v² के इक्वल माना था, तो v² भी उच्चिष्ट है, अतः v² भी उच्चिष्ट है। अगर v² उच्चिष्ट है तो v भी उच्चिष्ट होगा, अतः v भी उच्चिष्ट है। ठीक है, v भी उच्चिष्ट है। तो अब लिखेंगे, तो जो समीकरण नंबर 1 थी, समीकरण नंबर 1 क्या थी, ध्यान से देखिए। जो समीकरण नंबर 1 मानी थी हमने l बराबर s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, इसमें r² का मान रख देना है। ठीक है, सॉरी r का नहीं, s का मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर s का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से देखिए, फ्रॉम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, l बराबर s माइनस के पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, ये थी समीकरण। अब इसमें s की वैल्यू रखिए, s की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये हमें r² बराबर s बटे 4 पाई, तो s का मान कितना जाएगा, 4 पाई r² आ जाएगा। तो इसमें s का मान रखेंगे, l बराबर आ जाएगा 4 पाई r² माइनस के पाई r² और बटे में पाई r। 4 पाई r² में से पाई r² जाएगा, कितना बचेगा, 3 पाई r² और बटे में आ जाएगा पाई r। यहाँ l आ गया, पाई से गया पाई और r से गया r, यानी l बराबर कितना आ गया, 3r। अगर मैं l बटे r की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो त्रिभुज है, जब हमने शंकु माना था, वो शंकु क्या माना था, ध्यान से देखिए जरा। इसमें 3 चीज थी, एक l था, h था और r था। ये a बिंदु, ये o बिंदु, ये b बिंदु और ये था आपका थीटा। तो यहाँ से हमें मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा कैसे निकलेगा, हमें जो है l और r पता है, l और r पता है, l और r यानी यह आ जाएगा कर्ण और यह आ जाएगा आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार। लेकिन उसने बोला है थीटा का मान आना चाहिए साइन इनवर्स 1/3। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन थीटा क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब कितना है इसमें, लंब हो जाएगा इसमें, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है भाई, लाल बटे काका, यही तो होता है। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा ना। लंब कितना है, देखिए थीटा कहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो लंब बटे कर्ण ठीक लिखा था ये हमने। लंब हो जाएगा इसमें r और कर्ण कितना हो जाएगा, l, कर्ण हो जाएगा l। तो r बटे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये l अपॉन r की वैल्यू है 3/1, तो यहाँ से निकालिए r बटे l की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 1/3, और इधर साइन थीटा चल रहा है, इस साइन को इधर ले जाएंगे तो थीटा का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। यही आपको सिद्ध करना था कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी, देखिए उसने क्या दिया है सवाल ने, एक सेकंड, देखिए सवाल ने बोला था कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए। तो उसने संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो s बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो आपको मालूम ही है। यहाँ से मैंने क्या काम करा, l की वैल्यू निकाल ली। तो l की वैल्यू निकाल ली, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब महत्तम आयतन, यानी आयतन को मुझे महत्तम सिद्ध करना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो जब इसका महत्तम सिद्ध करना है तो इसका अवकलन 2 बार करना पड़ेगा। अवकलन किसी न किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर में 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक तो r और एक h। तो या तो मैं r के सापेक्ष अवकलन करूंगा या h के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो इस पूरे के पूरे फलन को मुझे एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल के रूप में बना लेना है कि या तो सब में r आना चाहिए, या सब में l आना चाहिए, या सब में h आना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, हम जानते हैं l² बराबर h² प्लस r²। यहाँ से h² का मान कितना आ गया, l² माइनस r²। इसका मैंने दोनों का वर्क कर लिया, यहाँ पर h² का मान रख दिया l² माइनस r²।
अब ये जो l है ये भी एक वेरिएबल है, तो इस l को भी हमने चेंज किया किसमें, s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, तो इसकी वैल्यू रख दी। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, तो सोल्व करने के बाद जो आया ये आया वी स्क्वायर बराबर 1/9 एस एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एस इसमें कांस्टेंट है क्योंकि उसने दिया है, एस भी कांस्टेंट है, तो ये किस बस एक ही वेरिएबल है इसमें, कौन सा, आर, तो अब इसका अवकलन हो सकता है आराम से। ठीक है, अवकलन तब तक नहीं हो सकता जब तक दो वेरिएबल होंगे, हमें एक ही वेरिएबल में बनाना होगा फलन को, तभी हम अवकलन कर पाएंगे। अब ये वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर का अवकलन नहीं होगा डायरेक्ट, हम इसको एक वेरिएबल मान लेंगे जेड, तो यहाँ पर मान लिया हमने जेड। अब जेड का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो यहाँ पर आर के सापेक्ष अवकलन करा इतना आया, उसके बाद इसका पुनः अवकलन करा तो इतना आया। अब जब दोबारा अवकलन करने के बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कंडीशन लगाएंगे, डी जेड अपॉन डी आर बराबर 0, डी जेड अपॉन डी आर की वैल्यू ये रही, इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली एस बटे 4 पाई। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर एस बटे 4 पाई को किस में रखना है, इसमें समीकरण नंबर 3 में, ये चेक करने के लिए कि डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो निम्निष्ट हो जाएगा, और अगर निगेटिव आ जाएगा तो उच्चिष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी किसकी, आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 4 पाई की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा एस बटे 4 पाई। इससे हमने कैलकुलेशन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो जेड उच्चिष्ट आ रहा है। अगर जेड उच्चिष्ट आ रहा है तो जेड बराबर हमने क्या माना था, वी स्क्वायर ही तो माना था, तो वी स्क्वायर भी उच्चिष्ट होगा, और अगर वी स्क्वायर उच्चिष्ट है तो वी भी उच्चिष्ट होगा। ठीक है, अगर फलन उच्चिष्ट है तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, इसमें यहाँ से s का मान कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो s की वैल्यू रख दी 4 पाई आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करा तो हमने फाइंड आउट करा l बराबर 3r, तो यहाँ से r बटे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब उसने बोला है शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए, तो यहाँ से हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया त्रिभुज ए ओ बी में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे सर लंब ये है, नहीं, लंब हमेशा होता है थीटा के सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो लंब बटे आधार यानी आर बटे एल आ जाएगा, आर बटे एल आ जाएगा साइन थीटा, और आर बटे एल है कितना 1/3, तो यहाँ पर रख दिया हमने 1/3, तो थीटा का मान कितना आ गया साइन इनवर्स 1/3, और यहीं सिद्ध करना था आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीधा 8 नंबर में पूछा जाता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2 से 3 बार। ठीक है, एक बार से क्लियर नहीं होगा ये, कम से कम आपको 2 या 3 बार करनी ही होगी इसकी प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके समाकलन वाले चैप्टर से है। ये बहुविकल्प सवाल पूछा गया आपसे कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। ये 4 ऑप्शन गिवन है आपको, और 2024 में आपसे पूछा भी गया है। तो अगर खाली साइन एक्स होता तो आप आराम से बता देते कि साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन अगर स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए तो कैसे करते हैं, इन सवालों को ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन आपसे पूछा है साइन स्क्वायर एक्स dx का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन x के पदों में कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x होता है, यही तो होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर x का मान निकलवाऊंगी, x मान लीजिए इस तरह से, है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे और कोस 2x को इधर ले जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस 2x, और अगर साइन स्क्वायर एक्स का मान निकल आएंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के कोस 2x बटा 2। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस के कोस 2x बटे 2, तो यहाँ पर रखिए 1 माइनस के कोस 2x बटा 2 और dx, ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2, 1 का समाकलन हो जाएगा x, ये पहले अलग लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसका समाकलन कीजिए, 1 का समाकलन होता है x बटे 2, सॉरी x, माइनस कोस का समाकलन होता है साइन, तो साइन 2x, और ये जो अंदर 2 होगा ये बटे में आ जाएगा, प्लस के c, 1/2 की गुना कर देंगे तो x बटा 2 माइनस के साइन 2x और बटे में 4 प्लस के c। तो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल ऐसे ही करते हैं। आपसे इस बार जो है साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछा है, हो सकता है अगली बार कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछ ले, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की क्यूब डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और पिछले 2 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, अब देखिए एक्स की क्यूब को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अवकलन होता है 3x स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, यानी इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे माना
एक्स की क्यूब बराबर टी। ठीक है, तो इधर अवकलन करेंगे, इधर आ जाएगा टी 3x² dx और बराबर में आ जाएगा dt। हमें क्या चाहिए, x² और dx चाहिए, तो इधर x² dx मिल जाएगा और इधर 1/3 को इधर ले जाएंगे dt। तो अब यहाँ पर पुट कीजिए, इसमें x² dx का मान कितना आ जाएगा 1/3 dt। तो 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दिया, dt यहाँ पर लिख दिया। e एज इट इज रहा, x की क्यूब को क्या माना हमने t, तो यहाँ पर t लिख दिया। अब e की पावर t का समाकलन कितना होता है, e की पावर t ही होता है और बटे में 3 एज इट इज रहेगा प्लस में c। t का मान वापस से पुट कीजिए x की क्यूब, तो e की पावर x की क्यूब प्लस बटे में 3 प्लस के c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है और पिछले 2 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 1/√a² - x² dx का मान याद कीजिए। ये हालांकि एक फॉर्मूला है, किसका, क्योंकि साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपसे इसका फॉर्मूला सिद्ध करवा रहा है, तो आपसे फॉर्मूले का भी समाकलन पूछ सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम केवल फॉर्मूले याद कर लेंगे, फॉर्मूले को भी अच्छे से देख लेना कि कैसे आया। अब ध्यान से देखिए, जब भी नीचे a² - x² वाली स्पीसीज मिल जाए, ध्यान से देखना है कि अगर नीचे a² - x² है तो हमेशा x के स्थान पर क्या मानोगे आप, a sin थीटा या a cos थीटा मान सकते हो, या a cos थीटा मान सकते हैं। लेकिन अगर नीचे 1/a² + x² मिल जाए तो हमेशा x के स्थान पर क्या मानेंगे, a tan थीटा या a cot थीटा। ठीक है, तो ये 2 स्पीसीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्या इस सवालों में हम इनके वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, a² - x² है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x बराबर a sin थीटा। तो लिखेंगे माना x बराबर a sin थीटा। तो अगर x बराबर a sin थीटा है तो इसका अवकलन करेंगे dx, क्योंकि मुझे dx भी चाहिए ना, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, a ही रहेगा। साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कीजिए 1/√a² एज इट इज रहेगा, हमने इसको नहीं माना कुछ भी, x को माना a sin थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा a² sin² थीटा। अब देखें dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a cos थीटा और d थीटा, है ना। अब ये a है कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए इसको, अंदर बचेगा cos थीटा और d थीटा बटे ये a² है, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आकर बाहर a बचेगा और अंदर बचा 1 - के sin² थीटा, है ना। अब देखिए a से गया a, ऊपर बचा cos थीटा d थीटा, नीचे बचा 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा के, तो आ जाएगा cos² थीटा। ठीक है, और cos² थीटा से अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, cos थीटा बटे cos थीटा और d थीटा। cos थीटा से गया cos थीटा, कितना बच गया 1 × d थीटा, और 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और प्लस में c। अब मुझे थीटा निकालना है, थीटा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो थीटा का मान निकालेंगे तो x/a आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर x/a, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, x साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। तो याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला है, 1/√a² - x² का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो आप जो है फॉर्मूले भी अच्छे से देख लेना कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2010 में, 11 में, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में एग्जाम नहीं होता, आप जानते हैं, 22, 23, 24, यानी इन पिछले 5-6 सालों से लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है और 100% इस बार भी आएगा ही आएगा। इस सवाल के कई रूप होते हैं, ये हर बार रूप चेंज कर करके आता है, तो इसके मैं कुछ रूप लिख देता हूँ। देखिए अगर सवाल इस टाइप से आएगा तो भी इसी तरीके से होगा, तो इनके टाइप हो सकते हैं। ऊपर आपको √sin x की जगह √cos x भी दे सकता है, और नीचे √sin x और प्लस के √cos x। आपको चाहे ये वाला सवाल दे तब भी इसी टाइप से होगा, या करके दे सकता है आपको 0 to π/2 कि 1/√tan x और बटे में दे सकता है √tan x प्लस में √cot x। ठीक है, ये आपको दे सकता है, या 0 to π/2 ऊपर √cot दे देगा और नीचे √cot x और प्लस में √tan x, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 to π/2
1/√10x प्लस 1 ये दे सकता है। ये भी इसी टाइप का सवाल है। या ऐसे भी दे सकता है 0 to π/2 1/√cot x और प्लस में 1। ठीक है, तो इन टाइप से आपको सवाल दे सकता है। तो इन सभी टाइप को आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें भी अंडर रूट हो और सेम नीचे हो कि √sin x फिर √sin x प्लस cos x या √10x फिर √10x प्लस √cot x। तो इन सभी का तरीका एक ही है और इन सब का आंसर कितना आता है, π/4 ही आता है। तो इन सब सवालों को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको i के इक्वल मान के चलेंगे। माना i बराबर 0 to π/2 √sin x बटे में √sin x और प्लस में √cos x, ये आपको दिया है। अब ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा सवाल बन जाए तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर, ये प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 क्या कहती है, यदि आपका फलन 0 to a है और फंक्शन dx है तो आप जो है a में से घटा करके फलन को लिख सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 से 0 to π/2 एज इट इज फलन को यानी x को π/2 में से घटा कर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, √sin π/2 माइनस x और बटे में आ जाएगा √sin π/2 माइनस x प्लस में √cos π/2 माइनस x। ठीक है, dx। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर cos थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम √cos x और यहाँ पर भी √cos x आ जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा √sin x आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 i है, इसमें भी i है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2i बन जाएगा। दोनों का आधार समान है, ध्यान से देख लेंगे। तो एक बार ही आधार लिखेंगे और लिमिट भी समान है तो एक बार ही लिमिट लिख देंगे। ठीक है, आधार हमने ले लिया। ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दीजिए, ऊपर है √sin x और इधर ऊपर है √cos x। ठीक है, देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लिखेंगे 2i बराबर 0 to π/2 और 1 dx। 1 का समाकलन होता है x और लिमिट लग जाएगी 0 to π/2। तो पहले π/2 आएगा फिर -0, तो कितना आ गया π/2। ये किसका मान है, 2i का, लेकिन हमें निकालना किसका, i का। तो कितना आ गया π/4। तो i बराबर π/4, ये आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से और आसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है। इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है और 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये कौन सा वक्र है, ये एक दीर्घवृत्त है। आप जानते हैं दीर्घवृत्त की समीकरण क्या होती है कि x² बटे में a² प्लस में y² बटे में b² और बराबर में 1, ये तो होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन x² बटे 5 का वर्ग लिख सकते हैं और y² बटे 3 का वर्ग लिख सकते हैं बराबर में 1। तो ये a की वैल्यू हो गई 5 और ये b की वैल्यू हो गई, तो लिखेंगे a बराबर 5 और b बराबर 3। अब ध्यान से देखिए, तो दीर्घवृत्त कैसे बनता है, दीर्घवृत्त जब a बड़ा होता है b से तो दीर्घवृत्त ऐसे बनता है x के सापेक्ष। ठीक है, ये कब बनेगा, जब a बड़ा हो b से। लेकिन अगर a छोटा हो b से, मान लीजिए शुरुआत में 9 आ जाता और इधर 25 आ जाता, तो दीर्घवृत्त बनता इस टाइप से। ठीक है, तो आपको दोनों दीर्घवृत्त की कंडीशन याद होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हमारा a बड़ा है b से, तो हम ये वाला दीर्घवृत्त बनाएंगे। तो इसमें लिमिट हो जाएगी 0, यहाँ पर शुरुआत में 0 लिखेंगे और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है a की और ये वाली वैल्यू होती है b की। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो लिमिट मेरी कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के 5 तक। तो ये चारों एरिया निकालना है मुझे, तो मैं क्या काम करूँगा, किसी एक एरिया का मान निकाल लेंगे। यानी इस एरिया का अगर मैं मान निकाल लूँ और उसमें 4 से गुना कर दूंगा तो मेरा दीर्घवृत्त का एरिया आ जाएगा पूरा। तो लिखेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको o मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको b। ठीक है, अब दीर्घवृत्त या अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भाग a o b a का क्षेत्रफल।
यानी ए ओ बी ए का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से गुना कर देंगे तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4 की गुना रहेगी, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के 5 तक, और y dx। अब यहाँ से y का मान निकालिए, तो y का मान कितना आ जाएगा, इस यहाँ से निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर आ जाएगा, इधर ले जाएंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 25, तो 25 से कम 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 25, वाई स्क्वायर बटे 9, तो वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 25 माइनस के एक्स स्क्वायर और बटे में 25 इंटू में आ जाएगा 9, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, y बराबर अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 किसका वर्ग है 3 का, और 25 किसका वर्ग है 5 का, तो y का मान कितना आ गया अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 5, तो 3/5 पहले लिख लेंगे, और अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इस 3/5 को बाहर लिख देंगे तो 4 × 12 बटे में 5 और 0 to 5 अंडर रूट 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग और माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है चूँकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर बटे में 2 और साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और प्लस में एक सी नहीं होता क्योंकि इसमें निश्चित समाकलन है, तो a की जगह क्या है 5 है, x की जगह x ही आएगा, कितना आ जाएगा इधर 12/5, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 यानी 5 का स्क्वायर बटे में 2 और साइन इनवर्स x/5 और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के 5 तक। इसको सोल्व करेंगे और बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें। 12/5 लिखेंगे शुरुआत में और x/2 और 5 कवर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 25/2 और साइन इनवर्स x/5 और 0 to 5। इसमें सबसे पहले लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो x की जगह 5 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, x की जगह अगर मैं 5 यहाँ पर रखूँगा तो 25 हो जाएगा और 25 में से 25 जाएगा 0, यानी ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2, देखिए शुरुआत वाला 0 आ गया ना, 25/2 साइन इनवर्स ये 5/5 यानी 1 आ जाएगा, और फिर माइनस ये वाली लिमिट रखेंगे नीचे वाली, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर 0 रखूँगा तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 में 0 होती है 0 की वैल्यू, तो 0 रख देंगे। तो बचा क्या मेरा 12/5 इंटू 25/2 साइन इनवर्स 1, साइन में 1 होती है π/2 की वैल्यू, तो कितना आ गया देखिए ध्यान से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 या 12, तो आ जाएगा 3 पंजे 15 पाई, तो 15 पाई वर्ग मात्रक, जो भी इसका मात्रक होगा ये इसका क्षेत्रफल आया है, अभिष्ट क्षेत्रफल, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, अब आपको सवाल दिया है वक्र, उसने नहीं बोला ये दीर्घवृत्त है या वृत्त है क्या है, उसने बोल दिया वक्र x² + 25 + y² 9 = 1। अब आपको याद होना चाहिए दीर्घवृत्त की समीकरण होती है x² + a² + y² + b² = 1। तो 25 को हम लिख देंगे 5 का वर्ग, 9 को लिख देंगे 3 का वर्ग बराबर 1। यहाँ से हमने y² की वैल्यू निकाली, पहले इसको हम इधर ले गए साइड में, एलसीएम लिया 25 - x² / 25, इस 9 को गुना में ले गए, तो इस y का स्क्वायर था तो अंडर रूट लगा दिया सब पर, 9 हो जाएगा 3 का वर्ग, 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, ये आ गया y का मान। उसके बाद दीर्घवृत्त बनाएंगे, इस टाइप से बनेगा दीर्घवृत्त, क्योंकि a बड़ा है b से, अगर b बड़ा होता है a से तो इस टाइप से बनता है हमारा दीर्घवृत्त। ठीक है, तो अब ये चारों पार्ट सेम है, तो हम किसी एक पार्ट का मान निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे, तो मेरा पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट है मेरा AOBO, तो लिखेंगे AOBO का क्षेत्रफल गुना 4, तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लिमिट 0 से लेकर 5 तक लगाएंगे, 0 से 5, और y का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि मैं लिमिट किस पर ले रहा हूँ, x पर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सर 0 से लेकर 3 कि 0 से लेकर 3 तक और x dy
कि x का समाकलन कर दो y के रेस्पेक्ट में। ऐसे भी आ सकता है इसका आंसर और ऐसे भी आ सकता है, मर्जी है आपकी किसके सापेक्ष कर रहे हो। उसके बाद y की वैल्यू जो निकाली थी हमने यहाँ पुट करी और ये फॉर्मूला लगाया √a² माइनस x² का। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखी तो और आंसर आया आपका 15/पाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पूरा 8 नंबर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका अवकल समीकरण वाले चैप्टर से है। इससे एक ऑब्जेक्टिव सवाल 101% आना ही आना है, जिसमें आपसे कोटि या घात पूछता है। तो इस प्रकार से एक अवकल समीकरण दी गई है, उसमें आपको कोटि पूछी है। 2024 में भी 2 बार पूछा गया है। अब देखिए, कोटि का मतलब होता है क्रम, ऑर्डर। तो अवकल का इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है और सबसे ज़्यादा बार कितनी बार हुआ है, वही आपकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो कितनी बार अवकलन सबसे ज़्यादा बार हुआ है, तो 3 बार हो रहा है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल। अगर आपसे पूछता हूँ घात, तो घात क्या हो जाएगा, जिस अवकलन का सबसे ज़्यादा बार अवकलन हो रहा है ना, तो उसी की घात को घात कहेंगे। जैसे 3 बार इसका अवकलन है सबसे ज़्यादा, तो इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसका तब आंसर बनता 2। तो घात कितनी है इसमें, 2, और कोटि कितनी है, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ नोट करिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, अवकल समीकरण dy/dx बराबर माइनस के 4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर 0। ये 2023 और 24 2 सालों से लगातार आ रहा है और एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखेंगे। दिया है जो अवकल समीकरण आपको दी है, तो लिखेंगे सबसे पहले dy/dx बराबर माइनस के 4xy²। ये एक अवकल समीकरण है, तो इसका हल कैसे करेंगे, इसको हम जो है चरों को पृथक्करण विधि लगा सकते हैं इसमें, यानी वेरिएबल सेपरेशन की विधि। ये जो y है, इसको y को नीचे ले जाइए, dy/dy² हो जाएगा, और ये dx को इधर ले जाएंगे, माइनस के 4x इंटू dx, दोनों ओर का समाकलन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, y² का समाकलन, तो 1/y² का समाकलन हम जानते हैं माइनस के 1/y होता है, डायरेक्ट याद होगा आपको। माइनस के 4 कांस्टेंट है, x का समाकलन हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और प्लस में एक आ जाएगा c। ठीक है, यहाँ से जो है समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। ये एक काम करिए, ये सॉरी, x का समाकलन कितना होता है, x²/2। 2 से कितने गया, 2 बार, तो कितना जाएगा, माइनस के 1/y बराबर माइनस के 2x² और प्लस में c। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको पलटिए, तो y को पलटेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस के y, इसको पलटेंगे तो 1/माइनस के 2x² प्लस में c आएगा। इस माइनस को इधर ले जाइए तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 1/में माइनस के 2x² प्लस में c। ठीक है, अब समीकरण नंबर इसको 2 मान सकते हो आप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, y बराबर 1 पुट करना है और x बराबर 0 पुट करना है इसमें। तो लिखेंगे y बराबर 1 व x बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर -1/, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, c बचेगा। तो c का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब c का मान वापस से समीकरण 2 में रखेंगे, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -1/, माइनस के 2x² और c का मान है -1, तो -1। नीचे से माइनस कॉमन लेकर के ऊपर से काट देंगे, तो नीचे बचेगा 2x² प्लस के 1, यानी y का जो मान आया ये आया। ये आपका जो है इसका व्यापक हल है, ये आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट करें पहले। स्टूडेंट्स, एक और अवकल समीकरण का सवाल है इसमें दिया है अवकल समीकरण dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x² इंटू कोट x और x डज नॉट इक्वल्स टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 यदि x बराबर π/2। ये पिछले 2 सालों से आपसे लगातार पूछा गया है, तो उम्मीद तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको देखें कैसे करेंगे। सॉल्यूशन आपको दिया है dy/dx प्लस y cot x बराबर में 2x प्लस x² cot x। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप की दिखेगी, जिसको हम लिख सकते हैं dy/dx प्लस के p इंटू वाई और बराबर में q। देख सकते हो कि y के इंटू में क्या है, कोट x है, तो ये p का मान हो जाएगा, और इधर जो सारा का सारा फलन x का है तो आ जाएगा q का मान। तो लिखेंगे p बराबर आ जाएगा इसमें कोट x और q बराबर आ जाएगा 2x प्लस के x²
इंटू कोट एक्स। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स का समाकलन, ठीक है। तो ई की पावर पी का मान है कोट एक्स, तो कोट एक्स का समाकलन कितना होता है, लॉग कोट एक्स का हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। सॉरी, इसमें समाकलन हट जाएगा तो लॉग साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए ई की पावर से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन एक्स। तो यह आ जाएगा आपका आई एफ, ठीक है। आई एफ का मान कितना आया है, साइन एक्स आया है। उसके बाद अब क्या करते हैं, इसका हल ज्ञात करते हैं। तो हल क्या होता है, ध्यान से देखना है हल। तो y इंटू आई एफ बराबर होता है क्यू आई एफ और इसका समाकलन dx के सापेक्ष और प्लस के c, यही तो होता है इसका हल। तो y आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स, तो इधर आ जाएगा साइन एक्स और बराबर में आ जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी है, ये वाली 2x प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स और आई एफ का मान है साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में c। अब इस साइन एक्स की इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x साइन एक्स और प्लस में यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में c और इन सब का समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष यानी dx आ जाएगा। तो y साइन एक्स बराबर आ जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा इससे, तो लिखेंगे 2x साइन एक्स और प्लस में इसका समाकलन अलग करोगे और इसको कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर कोस एक्स बटे साइन एक्स और साइन एक्स गुना में है ऊपर लिखेंगे और डी एक्स प्लस में सी। इस साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, इधर देखें तो y साइन एक्स बराबर में बचेगा 2x साइन एक्स का समाकलन और प्लस में यह आपका जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स और प्लस में c। अब ध्यान से देखिए, इसका समाकलन कर सकते हो आप x वाले का, यानी इसको फर्स्ट मान करके इसको सेकंड मान करके इसका समाकलन करो और इस वाले को एज इट इज रहने दो। तो लिखेंगे y साइन एक्स, तो आइलेट का नियम लगाइए। आइलेट क्या कहता है, ये x क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें x आएगा यहाँ पे और साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहला वाला हम x को मानेंगे, सेकंड वाला साइन एक्स को मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इधर 2 बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन साइन एक्स का समाकलन कितना होता है माइनस के कोस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे तो इसका जाएगा अवकलन 1 और सेकंड का समाकलन फिर से माइनस के कोस एक्स आ जाएगा और टोटल का समाकलन बराबर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स प्लस में सी, इतना आ जाएगा माइनस के एक्स कोस एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस के इतना आ जाएगा प्लस और कोस एक्स का समाकलन प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस में सी, ठीक है 2 तो कितना आ जाएगा माइनस के एक्स कोस एक्स और कोस एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, एक काम करिए देखिए यहाँ पर जो है कट नहीं रहा तो इसको समाकलन मत करिए, इस वाले का समाकलन करो, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, ठीक है। तो एक काम करेंगे यहाँ से इसको कट करो थोड़ा सा, ये y साइन एक्स बराबर में 2x साइन एक्स और dx प्लस, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और सेकंड हो जाएगा कोस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा 2x और सेकंड का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स और फिर पूरे का समाकलन dx अब हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2x साइन एक्स dx प्लस में यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस के 2 बाहर आ जाएगा एक्स साइन एक्स dx और प्लस में c। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में c, यह आ गया आपका y साइन एक्स का मान, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ये इसका विशिष्ट हल है या व्यापक हल कह दीजिए, लेकिन उसने बोला है कि y का मान तो आना चाहिए आपका 0 और x का मान रखना चाहिए आपका π/2। तो लिखेंगे y बराबर 0 और x बराबर π/2 रखने पर
तो y बराबर 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस के c, या c बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ x की वैल्यू कितनी है π/2, तो यहाँ पर रहेगा पाई स्क्वायर बटे 2 का वर्ग आ जाएगा 4, तो एक्स सी का मान कितना आ जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, ये सी का मान आ जाएगा। अब सी का मान समीकरण 1 में वापस से रखेंगे तो वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस के पाई स्क्वायर बटे 4, या फिर साइन एक्स से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स। ठीक है, और इस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर बटे 4 कोसेक एक्स। ये आपका जो है इसका विशिष्ट हल है। ठीक है, अभीष्ट विशिष्ट हल है, जो कि अभीष्ट विशिष्ट हल है। तो एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने आपको एक इक्वेशन दी गई थी, अवकल समीकरण। इसको हमने ध्यान से देखा तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण थी जिसमें p का मान है कोट एक्स और q का मान है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। ठीक है, इसमें हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाला आई एफ ई की पावर पी डी एक्स से, तो p का मान आ जाएगा कोट, और कोट का समाकलन होता है log साइन एक्स, e से log कैंसिल हो गया तो एफ आई एफ का मान आ गया साइन एक्स। अब इस टाइप के समीकरण का हल क्या होता है, वाई आई एफ बराबर क्यू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस के सी। वाई इंटू आई एफ की वैल्यू रखी साइन एक्स, क्यू की वैल्यू रखी ये वाली, और आई एफ की वैल्यू रखी साइन एक्स। इस साइन एक्स की दोनों में गुना करी 2x में भी, और एक्स स्क्वायर कोट एक्स में भी गुना कर दी। अब इसका समाकलन अलग लिखा और इसका समाकलन अलग लिखा। कोट एक्स को हमने लिख दिया कोस बटा साइन। अब साइन से कैंसिल साइन, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमने पहले समाकलन को तो एज इट इज रखा, दूसरे वाले समाकलन को हमने तोड़ दिया। तो ये आपका आइलेट का रूल लगेगा इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माना, सेकंड फंक्शन कोस एक्स को माना, तो इसको हमने एज इट इज रखा है। और इसका समाकलन करो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और फिर टोटल का समाकलन। इसमें हमने फिर 2 से गुना कर दी, और ये माइनस के 2x से साइन एक्स आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस के सी। उसके बाद सवाल ने बोला है y बराबर 0 और x बराबर π/2 रखना है। तो यहाँ पर y बराबर जब 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, इधर x की जगह π/2 रखेंगे तो पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, और साइन π/2 का मान 1 होता है तो 1 की गुना मैंने नहीं की, प्लस के c का मान आ गया माइनस के पाई स्क्वायर बटे 4। अब c का मान वापस से समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर बटे 4। इसमें जो है साइन एक्स से दोनों तरफ हमने भाग लगा दिया, नीचे आ गया, नीचे वाले को हमने ऊपर ले गए तो कोसेक एक्स आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। लैम्बडा के किस मान के लिए सदिश लैम्बडा आई प्लस जे प्लस के और सदिश आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के 2k कैप लंबवत हैं, और 2024 में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करते हैं आप कि जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी इसमें गुना करने पर 0 आना चाहिए। तो लैम्बडा इंटू आई, तो इसमें लैम्बडा आ जाएगा प्लस के, जे की जे में गुना करेंगे प्लस के 4, और के की के में गुना करेंगे, यानी 2 बराबर 0 आना चाहिए। 4 और 2 6 हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, 4 में से 2 गए भाई, आई की आई में गुना करी, यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसमें 3 भी था गुना में। तो जब लैम्बडा की 3 में गुना करेंगे तो 3 लैम्बडा आएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 6, 6 को हम इधर ले गए माइनस के 6, बचेगा 3। 3 से कटा 6 कितनी बार, 2 बार, तो 3, यानी लैम्बडा बराबर आ जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर 3 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2015, 16, 19, 20 और 21, 22 लगातार पूछा जा रहा है। तो इनमें क्या है, सदिश दिए गए हैं आपको, इनके बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालना बहुत ही आसान होता है। इसमें एक फॉर्मूला आएगा, कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी और बटे में वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मान लीजिए इसको वेक्टर ए बराबर है आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। तो इसका मोड ए निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 के 9, कितना आ जाएगा 4 और 1
5 और 9 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा मोड ए। इस पर वेक्टर बी का मान है 3i माइनस के 2j प्लस के k। इसका मोड निकालो लगे हाथों तो कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, ये भी अंडर रूट 14 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और निकाल लो, a डॉट बी। तो 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3 और 4 7 और 3 10, ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी का मान 10। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी बटे मोड ए इंटू मोड बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी का मान है 10, मोड ए का मान रूट 14 और मोड बी का मान भी रूट 14। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 बटे 14 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 बटे 7, तो 5 बटे 7 आया कोस थीटा। लेकिन हमें निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 5 बटे 7। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 24 है आपके सामने, इसमें क्या दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु A 2 3 4, बिंदु B -1 -2 -1 तथा बिंदु C 5 8 7 संरेख हैं। तो संरेख वाले सवाल आप दो टाइप से कर सकते हैं। यदि ये आपके जो होते 2D वाले सवाल यानी जिसमें केवल x और y के निर्देशांक दिए गए होते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद है संरेख के लिए कि डेल्टा बराबर 0 आना चाहिए और डेल्टा का मान होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको हम सारणिक के प्रयोग से कर सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास ये 3D वाला सवाल है। इसमें 3 निर्देशांक है, x का भी, y का भी और z का भी। तो इसको इस टाइप से नहीं करेंगे हम, इसका मेथड दूसरा होता है, वो ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं यानी एक ही रेखा पर हैं, मान लो एक बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो अगर A B का जो दिक् अनुपात आएगा और B C का दिक् अनुपात आएगा, वो अगर समानुपात में होंगे तो ये संरेख होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्या बोला मैंने कि A B का दिक् अनुपात, A B का दिक् अनुपात और B C का दिक् अनुपात वो किस में आने चाहिए, समानुपात में आने चाहिए, है ना। किस में आने चाहिए, समानुपाती होने चाहिए, तभी क्या होंगे हमारे, ये संरेख होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी के दिक् अनुपात। तो सॉल्यूशन ए बी के दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, दिक् अनुपात निकालने के लिए x2 - x1 करते हैं या x1 - x2 कर लीजिए, मर्जी है आपकी। तो x2 - x1 करेंगे तो -1 में से -2 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1 -2 कोमा, फिर -2 में से 3 जाएंगे तो -2 -3, सॉरी -2 में से -3 जाना है कोमा, और -1 में से 4 जाना है, -1 में से 4 जाना है। तो कितना बचा, यह आया -3 कोमा और -5 कोमा और माइनस के कितना जाएगा, ये 1, ये जो है -1 है ना, सॉरी ये -1 नहीं है, +1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो ये +1 है। तो 1 में से 4 जाएंगे तो -3 बचेंगे। ये आ गया ए बी के दिक् अनुपात। अब हमें निकालना है बी सी के दिक् अनुपात, बी सी के दिक् अनुपात। तो बी सी का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा कि सी वाले में से बी वाले घटा दीजिए, से 5 - 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 10 और 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इनका अनुपात निकालिए कि -3 का 6 के साथ अनुपात, उसके बाद -5 का 10 के साथ अनुपात, उसके बाद -3 का 6 के साथ अनुपात। क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं, -3 दूनी 6, 1/2 आया, -5, ये -5 है क्या, -1/2 आया ना, तो -5/2 यानी -1/2 आया, और 3 दूनी 6, -1/2 आया। तो लिखेंगे अर्थात ए बी तथा बी सी के दिक् अनुपात समानुपात में हैं, समानुपाती हैं, अतः ए बी तथा सी संरेख हैं। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ तक नोट करो पहले।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है। बिंदु ए 3 -2 -5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का आपको सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा बी वेक्टर, यानी इस ए वेक्टर से तो गुजरती है और इस बी वेक्टर्स के समांतर होती है रेखा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है वेक्टर ए बराबर जो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे वेक्टर ए नाम देंगे। तो इससे होकर गुजर रही है तो वेक्टर ए बराबर आ जाएगा 3i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 5k कैप, और जिसके समांतर होती है उसे बी वेक्टर बोलते हैं। इसके समांतर है तो लिखेंगे बी वेक्टर बराबर में 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 2k कैप, और आर वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं, xi कैप प्लस में yj कैप और प्लस में zk कैप, ये होता है आपका आर वेक्टर। तो तीनों का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ जाएगा xi कैप प्लस के yj कैप प्लस के zk कैप बराबर ए वेक्टर का मान रखेंगे तो 3i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 5k कैप आ जाएगा, प्लस में लैम्बडा बी का मान आ जाएगा इधर 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 2k कैप। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, इस लैम्बडा की गुना करेंगे अंदर कितना आ जाएगा 3i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 5k कैप प्लस में 3 लैम्बडा i कैप प्लस में 2 लैम्बडा j कैप माइनस में 2 लैम्बडा k कैप। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस के 3 लैम्बडा आ जाएगा, 3 प्लस के 3 लैम्बडा और i बाहर आ जाएगा, दोनों में कॉमन है। माइनस के 2 और प्लस के 2 लैम्बडा आ जाएगा इधर, माइनस के 2 प्लस के 2 लैम्बडा और j बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस के 5 और माइनस के 2 लैम्बडा आ जाएगा और बाहर आ जाएगा k कैप। इधर आ जाएगा xi कैप प्लस में yj कैप प्लस में zk कैप। अब आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर इधर आई कैप की गुणा में x है, इधर आई कैप की गुणा में है 3 प्लस 3 लैम्बडा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 3 प्लस के 3 लैम्बडा। तो लैम्बडा का मान निकाले यहाँ से तो आ जाएगा x माइनस 3 बराबर में 3 लैम्बडा, या लैम्बडा बराबर आ जाएगा x माइनस 3/3। इधर से j का गुणांक है y और j का गुणांक इधर से है माइनस के 2 प्लस के 2 लैम्बडा। इधर से लैम्बडा का मान निकालेंगे तो y प्लस के 2 बराबर में 2 लैम्बडा, या कह दीजिए लैम्बडा बराबर y प्लस के 2/2। उसके बाद इधर से k का गुणांक है -5 माइनस के 2 लैम्बडा, इधर से k का गुणांक है z, तो z बराबर आ जाएगा -5 माइनस के 2 लैम्बडा। तो -5 इधर जाकर प्लस के 5 हो जाएगा बराबर में 2 लैम्बडा। लैम्बडा का मान कितना आ गया यहाँ से z प्लस के 5/2। अब तीनों ही लैम्बडा के मान हैं तो तीनों ही बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं x माइनस 3/3 बराबर होगा y प्लस के 2/2 के और बराबर होगा z प्लस 5/-2 के। ये -2 बचा था -2 के। तो यही आपकी क्या है कार्तीय समीकरण है, ठीक है, अभिष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करो पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 101% बोर्ड में आना ही है इस चैप्टर से। रैखिक प्रोग्रामन विधि से, जो रैखिक प्रोग्रामन नाम का आपका चैप्टर है, इससे 5 नंबर का डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मैं हर प्रैक्टिस सेट में इसका एक सवाल इसलिए ही कराता हूँ। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, 2015, 17, 19, 20, 22 और 24 में, और इस बार भी पूछा ही जाएगा। जरूरी नहीं है यही सवाल पूछा जाए, मेथड वही रहेगा, इक्वेशन अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो सबका मेथड सेम रहता है, आप एक मेथड को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है इनको लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 नंबर 1, और 3x प्लस के y लेस देन इक्वल्स टू 90 समीकरण नंबर 2, और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 से ध्यान से देखना है, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x अक्ष पर क्या होता है बच्चों, y बराबर 0 होता है, आपने पढ़ा होगा। x अक्ष पर y बराबर 0 जब होगा तो समीकरण 1 में y बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 50। बिंदु क्या बन जाएगा, बिंदु होता है x, y, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है। अब y अक्ष पर निकालिए इसमें,
तो वाई एक्स पर क्या होता है, एक्स एक्स बराबर 0। ठीक है, जब x बराबर 0 तो y का मान 50 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, 50। तो बिंदु कितना बना, बिंदु बन गया x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 50 है। अब समीकरण 2 से लिखो, समीकरण नंबर 2 से सेम इसी प्रकार x अक्ष पर y बराबर 0, तो x का मान कितना जाएगा भाई, y बराबर 0 है तो 3x बराबर 90, और 3 से 90 काटोगे तो 30 बार, यानी x का मान आ जाएगा 30। तो बिंदु कितना बना, 30 0 है ना। अब y अक्ष पर निकालेंगे, y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर जब 0 रख दिया तो y का मान 90 आ गया, y बराबर 90। बिंदु कितना बना, 0,90। अब इनका जो है प्रतिच्छेद बिंदु और निकाल लेंगे इन दोनों समीकरणों को हल करके। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करेंगे तो इधर भी y है इधर भी y है, तो समीकरण 2 में से घटा दो इसको, तो 3x प्लस में y बराबर 90 और x प्लस में y बराबर में 50 है। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 गए 2x और 90 में से 50 गए 40, यानी x का मान आ गया 20। ठीक है, x का मान 20 आ गया, तो y का मान निकालने के लिए मैं समीकरण 2 में रख दूंगा x बराबर 20। तो पुट इन इक्वेशन नंबर, ये कौन सी थी, 1 थी ना, तो x की वैल्यू 20 है प्लस y बराबर 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अतः प्रतिच्छेद बिंदु कितना जाएगा, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 30 है, यह आ जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। अब पहला स्टेप हो गया हमारा बिंदु निकालना, दूसरा स्टेप हो जाएगा आपका क्या बनाना, एक आलेख बनाना। तो ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। देखिए यहाँ पर कोई किसी भी बिंदु में चेक कीजिए क्या माइनस एक्स की कोई वैल्यू है, सारी प्लस की हैं, तो हम माइनस एक्स इसको बहुत ही कम बनाएंगे, छोटा। ठीक है, इधर एक्स एक्स हो जाएगा, इधर एक्स डैश, इधर वाई एक्स हो जाएगा, इधर वाई डैश एक्स हो जाएगा। अब बिंदु है हमारे 50, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम देखिए, इधर 50 है, इधर 0, फिर 30, फिर 0, इधर 20, यानी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 50 है। तो 50 तक डंडे खींचूंगा क्या मैं, नहीं, इतने बड़ा पेज नहीं है हमारा जो 50 तक डंडे खींच जाएंगे। हम जो है 10-10 के गैप पर खींच सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर लिखेंगे 30, यहाँ पर लिखेंगे 40, यहाँ पर लिखेंगे 50। उसके बाद वाई एक्स पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू 90 और 30, तो 90 ही है वाई एक्स पर, तो लिखेंगे 10 और 20, इधर लिखेंगे 30, इधर लिखेंगे 40, इधर लिखेंगे 50, इधर लिखेंगे 60, इधर 70, इधर 80 और इधर 90 है। मैक्सिमम वैल्यू y की जो है 90 है। अब बिंदु डिनोट कीजिए जो हमने माने थे। पहला बिंदु है 50 0, कहाँ पर मिलेगा, x अक्ष पर मिलेगा। तो x अक्ष पर जाइए और 50,0 ढूंढे, ये हो जाएगा आपका 50,0। ठीक है, दूसरा है 0 50, कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर मिलेगा। तो y अक्ष पर 0 50, ये रहा बिंदु, ये है आपका 0,50। इन दोनों को मिला देंगे रेखाओं को, तो लिखेंगे इधर इन दोनों को मिला दो। ठीक है, ये रेखा कौन सी है आपकी, समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। तो इधर लिखेंगे और थोड़ा आगे बना दो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। अब आगे देखो, दो समीकरण 2 के बिंदु हैं, 30 0 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर, 30 0 यहाँ मिलेगा। ठीक है, 30 0, और यह है 0 90 कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर। तो 0 90 कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, कितना आ जाएगा, इधर यहाँ पर है ना, तो इधर मिलाएंगे इसको, फीटे से मिला लेना अच्छे से और जाएगी। ये वाली रेखा है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस वाई लेस देन 90, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90। इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कौन है, 20 30, अभी हमने निकाल लिया है 20 30। ठीक है, अब जो है हमारा खेल अब शुरू होता है ग्राफ का, यानी इसका एरिया डिनोट करना। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को देखो, ये लेस देन 50 है, इसका मतलब इसका मुंह नीचे की ओर जाएगा। तो समीकरण 1 जो है नीचे की ओर जाएगी सारी। अब ये वाली जो समीकरण 2 है ये भी लेस देन 90 है, इसमें भी नीचे की ओर जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये नीचे की ओर जाएगा। और ये x ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा ऊपर की ओर जाएगा।
और y ग्रेटर देन 0 है तो इधर की ओर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ग्राफ मेरा कहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा ग्राफ मेरा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इसी को डार्क कर देंगे, ठीक है, इस वाले एरिया को हम डार्क कर देंगे। तो यही आपका एबिस्ट एरिया हो जाएगा। अब इसके बिंदु मान लीजिए, ये जो कोण या बिंदु है, ये वाला कोण, ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, इन कोने को हम इस वाले कोने को कहेंगे 0 0, इसको मान लेंगे बिंदु O, इसको 30 0 है तो A मान लिया, ये 20 30 है मान लिया B है, ये 0 50 है मान लिया C है। तो अब एक टेबल बनाएंगे, हमारा तीसरा स्टेप है टेबल बनाने का। लिखेंगे इधर लिखेंगे कोण या बिंदु और इधर लिखेंगे उद्देश्य फलन, जो भी है उद्देश्य फलन। z बराबर कितना दिया था, z बराबर यहाँ देख सकते हैं 4x + y दिया था, तो लिखेंगे 4x + y। अब जो है यहाँ पर बिंदु लिखिए O A B C, ये 4 बिंदु थे। O था हमारा 0 0 और A कौन सा है, A है मेरा 30 0 और B कौन सा है, B है 20 30, ठीक है, और C कौन सा है, C है मेरा 0 50, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें इस बिंदु को रख के देखिए, यानी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा, ये 0 + 0 यानी 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 30 रखेंगे तो 30 चौका 120 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 120 ही आ जाएगा। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, तो 20 चौके 80 हो जाएगा और 30 हो जाएगा 110 आ जाएगा। वो x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 50 रखेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उद्देश्य फलन का अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान किस बिंदु पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो अधिकतम, तो लिखेंगे अतः बिंदु A 30 0 पर z का मान अधिकतम है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आएगा और पूरे 5 नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी आपका कटेगा नहीं बिल्कुल, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, ये प्रायिकता वाले चैप्टर से है। दी गई घटनाएं A और B ऐसी हैं कि PA बराबर 1/4, PB बराबर 1/2 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/8, तब PA नहीं और PB नहीं को ज्ञात करना है। ये 2019 में आया, 24 में आया और NCERT में भी गिवन है। ये ऑप्शनल सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, PA बराबर कितना है 1/4, PB बराबर कितना दिया है 1/2 और PA इंटरसेक्शन B कितना दिया है 1/8। हमें क्या निकालना है, PA नहीं, A नहीं को लिखते हैं हम A' से, और का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन और B नहीं का मतलब हो जाएगा B'। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपने एक डी मॉर्गन फॉर्मूला पढ़ा होगा कि PA इंटरसेक्शन और BA' का जो मान होता है वो होता है PA यूनियन B का होल डैश, है ना भाई। अगर होल डैश होगा तो इन दोनों पर इंटरसेक्शन लग जाएगा, हाँ है ना। तो होल डैश का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रायिकता में A यूनियन B का बार, ठीक है, ये हो जाएगा इसका होल डैश का मतलब। और बार क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, PA का बार क्या होता है 1 - PA, हाँ है ना। तो PA यूनियन B का बार क्या हो जाएगा कि 1 में से इसको ही घटा देंगे PA यूनियन B को। तो ये सब फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, ये यूज होंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले यूनियन चाहिए, तो PA यूनियन B निकालेंगे। तो यूनियन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, PA को जोड़ो PB में और घटाओ PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो PA का मान हो जाएगा 1/4, PB का मान हो जाएगा 1/2, PA इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा 1/8। एलसीएम आ जाएगा 8। तो ऊपर 8 बनाने के लिए, नीचे 8 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर भी 2, प्लस यहाँ पे 8 बनाने के लिए 4 से गुना, तो ऊपर भी 4 और नीचे इधर 1 ही रहेगा। 2 4 6 में से 1 गया, 7/8। ये किसका मान आया है, PA यूनियन B का मान आया है। तो अब लिखेंगे अतः PA' इंटरसेक्शन B' बराबर, इसमें आ जाएगा PA यूनियन B का बार और इसे हम लिखते हैं 1 - के PA यूनियन B, ठीक है। अब 1 - इसका मान आ जाएगा 7/8, तो 8 एकम 8 और 8 में से 7 गए, बचेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा
एक सेकंड, यहाँ पर जो है 2 4 6, 6 में से एक गए, 5 बचेगा यहाँ पर, सॉरी 5 बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, 5/8। अब जब 8 एकम 8 में से 5 जाएंगे तो 3/8 बचेगा। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा पी इंटरसेक्शन बी। तो है ऑब्जेक्टिव, लेकिन देख सकते हो सॉल्यूशन तगड़ा है इसका। तो ऑब्जेक्टिव में आया है, हो सकता है अगली बार आपका बहु उसमें आ जाए, अति लघु में या लघु में। तो इस टाइप के सवाल भी आपको प्रैक्टिस में लानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक पासे को 2 बार उछाला गया, मान ले ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और घटना बी जो है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है। तो घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र होने का परीक्षण कीजिए। यानी सिंपल सा है कि आपको 2 घटना दी गई हैं ए और बी, कि पहली घटना क्या है कि पहली उछाल पर विषम संख्या आना, और दूसरी घटना क्या है, दूसरी उछाल पर विषम घटना आना। तो इन दोनों के स्वतंत्र होने का हमें टेस्ट करना है, यानी परीक्षण करना है। स्वतंत्र का मतलब है दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या ऐसा स्वतंत्र नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो याद रखिएगा 2 घटनाएं कब स्वतंत्र होती हैं, कि 2 घटनाएं स्वतंत्र होती हैं यदि पी ए इंटू पी ए पी ए इंटू पी बी बराबर आ जाए पी ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। 2 घटनाएं स्वतंत्र कब होंगी, जब पी ए और पी बी का गुणनफल डायरेक्ट पी ए इंटरसेक्शन पी बी के बराबर आ जाए। तो अब लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, माना पी ए बराबर, पी ए का मतलब है घटना ए, यानी पहली उछाल पर विषम प्राप्त होना। भाई 36 5 को जब 2 बार उछालेंगे तो 36 परिणाम आएंगे, उसमें से आधे सम आएंगे और आधे विषम आएंगे। तो इसका मतलब पी ए का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और पी बी का मान भी कितना आ जाएगा, दूसरी उछाल पर विषम प्राप्त होना, ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, कि दोनों उछाल पर विषम प्राप्त होना। तो दोनों उछालों पर विषम प्राप्त होने का मतलब क्या हो जाएगा, विषम कौन कौन से हो सकते हैं भाई, कि 1 और 1 हो सकता है, दोनों पर विषम है। ठीक है, और 1 और 3 हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 फिर 2 नहीं होगा, 3 और 1 हो जाएगा, और 3 और 5 हो जाएगा, या 3 और 3 भी हो जाएगा, और 3 और 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 1 हो जाएगा, और 5 3 हो जाएगा, और 5 5 हो जाएगा। और नहीं होंगे तो कितने हैं जो विषम हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और टोटल परिणाम 36 हैं। तो 9/36 मतलब 1/4। ठीक है, तो अब लिखेंगे पी ए इंटू पी बी बराबर कितना आएगा भाई, पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान भी कितना है 1/2, ये आया 1/4। और 1/4 है किसका मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो हम लिख सकते हैं अतः पी ए इंटू पी बी बराबर आ गया किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी के। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसको करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पहले। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है आज की क्लास का, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आप ऑप्शन के साथ मुझे आंसर बताना कमेंट में। क्लास कैसी लगी, कोई अगर डाउट रह गया हो आपका तो मुझे कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।